वेलकम टू योर ओन चैनल आरंभ अध्याय। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। जैसे कि हम पढ़ के आए हैं, पार्ट 3 आर्टिकल 35 तक डील करता था, तो पार्ट 4 डील करेगा उसके आगे के आर्टिकल्स के साथ। सबसे पहले समझते हैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है। सो दीज आर द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस किसे दी गई हैं? स्टेट को दी गई हैं। किस लिए? ताकि जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी स्टेट मतलब गवर्नमेंट, हमारी सरकार जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी, इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को, इन रूल्स को जो है वो ध्यान में रखना है। The directive principles of state policy are added in part 4 of the Indian Constitution from Article 36 to 51. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिन्हें DPSP भी बोलते हैं, ये पार्ट 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। DPSP हमने बोरो किए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जाते हैं बोरोड फीचर्स में। और आयरलैंड वालों ने इसे कॉपी किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डॉक्टर BR अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड दीज प्रिंसिपल्स एज नोवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन्हें नोवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी है ना, इन्हें इग्नोर मत करना, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। The DPSP along with fundamental rights contain the philosophy of the constitution and is the soul of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है DPSP और फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन DPSP भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये बेसिक फिलॉसफी बताते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, और कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। These are the principles that states should keep in mind while making policies for the establishment of a welfare state. ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को अपने दिमाग में रखने चाहिए तब भी वो कोई पॉलिसी बनाए एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट रिलेटेड है DPSP से। These are non-justiciable. Again important question, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल हैं। मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते थे तो कोर्ट जाया जा सकता था उनकी एनफोर्समेंट के लिए, DPSP के केस में ये नहीं किया जा सकता है। अगर DPSPs को कंसीडर करके पॉलिसी नहीं बनाई जाती है तो कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। DPSPs आर नॉन जस्टिशिएबल। अब एक एक करके आर्टिकल्स पढ़ते हैं। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, जैसे आपने पढ़ा था पार्ट 3 में, शुरू होते ही आर्टिकल 12 बता रहा था डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सेम यहाँ पे आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। एंड आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। आर्टिकल 37 कहता है कि उन प्रिंसिपल को अप्लाई करा जाना चाहिए जो इस पार्ट में, यानी कि पार्ट 4 DPSP में आते हैं। ये दो आर्टिकल नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। सीधे हम 38 आर्टिकल से स्टार्ट कर देंगे तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि बाकी के आर्टिकल्स कहाँ गए। क्लासिफिकेशन ऑफ द DPSP। अब DPSP जो है वो क्लासिफाइड हैं। DPSP को क्लासिफाई किया है 3 टाइप्स में। ये जो क्लासिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, हमें पढ़ने में आसानी हो जाए इसीलिए हमने खुद क्लासिफाई किया है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में ज़्यादातर बात की जाएगी सोसाइटी की, इक्वालिटी की बात की जाएगी, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाएगी, इकोनॉमी की बात की जाएगी। वेयर एज गांधीयन प्रिंसिपल्स में जो गांधी जी की आइडियोलॉजीज़ हैं उनकी बात की जाएगी। एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जिसमें बहुत इंटेलेक्चुअल बातें, बहुत बुद्धिजीवी ज्ञान वाली बातें की जाएंगी, वो हो जाएंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब जैसे आप इनको पढ़ते जाओगे ना, आपको रियलाइज़ होता जाएगा कि हमारी कंट्री में जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, किसी ना किसी आर्टिकल से उसका रिलेशन होता ही होता है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में पहला आर्टिकल, आर्टिकल 38 आता है, जो कहता है टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़।
प्रमोट क्या करना है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई को प्रमोट करना है। साथ ही साथ मिनिमाइज करनी है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो है, असमानता, उसको मिनिमाइज, कम करना है। इनकम के मामले में, क्या स्टेटस है उनका, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के मामले में और अपॉर्चुनिटीज के मामले में, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इनकम, स्टेटस एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। इस मामले में इनइक्वालिटीज को कम करना है और वेलफेयर प्रमोट करनी है। तो इनको देख के डरो मत कि इतने सारे आर्टिकल्स लर्न करने हैं, बहुत इजी। आपको पूरी स्टेटमेंट याद नहीं करनी है, आपको बस उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। 38 कह रहा है वेलफेयर प्रमोट करनी है। कैसे वेलफेयर प्रमोट होगी? आपको इनइक्वालिटी को मिनिमाइज कर देना है। नेक्स्ट आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 6 बेसिक चीज़ों की बात करता है। वो है द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी कि जीने के पर्याप्त साधन। लाइवलीहुड कैसे मेंटेन होगी? जब किसी के पास काम होगा, पैसे होंगे, रिसोर्सेज होंगे, तभी तो वो जी पाएगा ना। तो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हर सिटीजन को प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट, द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। जो रिसोर्सेज हैं उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसका मतलब ये कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, पैसा कुछ ही लिमिटेड लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी कंट्री में सिनेरियो क्या है? टॉप 1 और 2% लोगों के पास 80% ऑफ द वेल्थ है, बाकी के रिमेनिंग 98% 20% ऑफ वेल्थ लेकर बैठे हुए हैं। अब अगर कोई कहे कि इसमें तो प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहा गया है, हम कोर्ट चले जाएंगे, तो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। अगर इक्वल काम है, सेम काम किया है मेन ने भी और वुमेन ने भी, तो उनको इक्वल पेमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर वर्क का लेवल अलग अलग है तब डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जो होता भी है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज। हेल्थ और स्ट्रेंथ किनकी? वर्कर्स की और बच्चों की मेंटेन करके रखनी है, प्रिजर्व करके रखनी है और उनको किसी भी एब्यूज से बचा के रखना है। एब्यूज क्या होता है? उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाए, कोई एक्सप्लॉयटेशन की जाए, उससे बचाना है। एंड लास्ट एफ पॉइंट कहता है अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। हेल्दी डेवलपमेंट से मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ का नहीं होता है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पर भी फोकस किया जाना चाहिए। नाउ आर्टिकल 39A। अब जिन आर्टिकल्स के आगे आप ए या बी लगा हुआ देखते हो ना, इसका मतलब ये होता है कि वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बाद में ऐड किए गए हैं किसी न किसी अमेंडमेंट से। वो वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप ही। आर्टिकल 39A कहता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। हर किसी को न्याय मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड। लीगल एड क्या होता है? कानूनी मदद मिलनी चाहिए फ्री में पुअर को, क्योंकि पुअर जो है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। फ्री लीगल एड कैसे प्रोवाइड हो सकता है? आप देखते हो ना, सरकारी वकील होते हैं, अब जो प्राइवेट वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, वो तो ज़्यादा फी चार्ज करते हैं, वैसे सरकारी वकील फ्री होते, उनको सरकार से पैसा मिलता है। इससे क्या मिल रही है? गरीबों को फ्री लीगल एड मिल रही है। साथ ही साथ लोकायुक्त, लोक अदालत भी एस्टैब्लिश हो रही है। ये भी तो फ्री लीगल एड टू पुअर प्रोवाइड करने का ही एक तरीका है। 39A के बाद आर्टिकल 41 है। अब ये मत सोचना कि आर्टिकल 40 एग्जिस्ट नहीं करता, आर्टिकल 40 गांधीयन प्रिंसिपल्स में आएगा। सो आर्टिकल 41 कहता है टू सिक्योर राइट टू वर्क, एडुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी एंड सिकनेस। मतलब ये कि राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार होना चाहिए, एजुकेशन का राइट सिक्योर होना चाहिए, पढ़ने का अधिकार, पब्लिक असिस्टेंस यानी कि सरकारी मदद जो होती है वो सिक्योर करनी है। किन किन केसेस में? अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, अगर कोई बेरोजगार है तब, ओल्ड एज के केस में, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उन्हें, डिसेबिलिटी के केस में, ये जो टर्म है डिसेबिलिटी इसको चेंज करके अब कहा जाता है स्पेशली एबल्ड, तो उनके केस में, साथ ही साथ सिकनेस के केस में। एग्जाम्पल देखो, ओल्ड एज पेंशन मिलती है अभी, प्लस
दोज हु आर स्पेशली एबल्ड, उनको भी गवर्नमेंट से पेंशन मिलती है। तो ये जो स्कीम्स चल रही हैं इसका बेस आर्टिकल 41 ही है। आर्टिकल 42, टू मेक कंडीशंस ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क मेंटेन करनी है, मतलब अगर कोई काम कर रहा है तो उसके काम करने की कंडीशन इतनी तो होनी चाहिए कि हम उसको कह सकें कि ये इंसानों के काम करने की लायक कंडीशन है, ना कि जानवरों जैसे तरीके से उनसे बर्ताव किया जा रहा है और उनसे काम कराया जा रहा है। और उनके काम करने की जो जगह है वो भी इतनी तो कम से कम मेंटेन होनी चाहिए कि हम कह सकें कि यहाँ पे इंसान काम कर सकते हैं। एंड मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी मीन्स मदरहुड। तो इसकी एग्जाम्पल देखो, जब इफ़ अ लेडी इज़ प्रेग्नेंट तो उनको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाती है ना। अभी गवर्नमेंट ने उसको 6 मंथ्स कर दिया हुआ है कि लेडी जो है वो 6 मंथ्स की लीव ले सकती है और वो पेड लीव होती है। वो उनकी मर्जी है, अगर वो डिलीवरी से 3 मंथ्स पहले ले लें, 3 मंथ्स के बाद लेके रखें, टोटल 6 मंथ्स, वो जैसे मर्जी उसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 43, टू सिक्योर लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। क्या सिक्योर करनी है? लिविंग वेज। वेज क्या होती है? 2 चीज़ें होती है, एक होती है वेज, एक होती है सैलरी। सैलरी वो होती है जो मंथली मिलती है एंड वेजेस जो होती हैं वो डेली बेसिस पे मिलती हैं। हम कहते हैं ना डेली वेज अर्नर है ये, दिहाड़ी लगा के जो पैसे कमाता है। तो इतनी वेजेस तो होनी चाहिए कि बंदा अपना गुजारा कर पाए, जी पाए। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो, कोई बहुत शान से ना रह पाए बट डिसेंट, इतना तो रह पाए जैसे इंसान रह सकते हैं जीने के लिए, इतनी तो डिसेंसी मेंटेन होनी चाहिए। एंड सोशो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वर्कर्स को भी मिलनी चाहिए। कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है वहाँ पे वर्कर्स को बायकॉट नहीं करना, ये नहीं बोलना कि ये वर्कर है इसे हम अलाउ नहीं करेंगे या सोशल इवेंट्स में अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 43A, अगेन आपने देखा ए लगा है तो इसका मतलब ये बाद में ऐड हुआ है किसी ना किसी अमेंडमेंट से। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। वर्कर्स की पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में भी सिक्योर करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके ओनर ने डिसीजन ले लिया, बिना उनकी मर्जी से, बिना उनसे कंसल्टेशन किए हुए उन पे वो डिसीजन थोप दिया जा रहा है। इसीलिए आप देखते हो ना वर्कर यूनियन बनी होती है, और ये जो वर्कर्स की यूनियन होती है इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। सो आर्टिकल 47 says to raise the level of nutrition and standard of living of people to improve the public health. न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव करनी है ताकि पब्लिक हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो पाए। ये सब थे आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हमने पढ़ने हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधी जी की आइडियोलॉजीज होंगी। सो आर्टिकल 40 सेज to organize village panchayat and give them necessary powers and authority to enable them to function as unit of self governance. आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 40 कहता है कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, गांव में पंचायत ऑर्गेनाइज करो और उनको नेसेसरी पावर, जितनी पावर चाहिए ताकि वो सेल्फ गवर्नेंस के यूनिट के तौर पे काम कर सके, मतलब खुद ही अपनी गवर्नेंस कर सके, अपने आप पे खुद ही रूल कर पाएँ, अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही उनको सॉल्व कर पाएँ। जब तक बेसिक ग्राउंड लेवल से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी तब तक कंट्री इंप्रूव नहीं हो सकती है। इसीलिए विलेज पंचायत को पावर देनी चाहिए कि वो अपने आप को खुद रूल कर सकें। ये आर्टिकल 40 कहता था और ये गांधी जी की आइडियोलॉजी थी। तो यही आर्टिकल को बेस मान के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का आया, जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लाए थे इंडिया में। अभी हमने वो पढ़ने हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी पॉलिटी की नॉलेज है तो आपको पता होगा इस बारे में। इसी आर्टिकल को बेस लेके लाया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इस आर्टिकल पे कई बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आर्टिकल है डीपीएसपी में जो पंचायती राज की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 43, 40 के बाद 41, 42 आपने पढ़ा सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में, 43 भी आपने पढ़ा है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में। अब आर्टिकल 43 सोशलिस्ट में भी था और इसमें भी दो बार कैसे आ गया?
क्योंकि आर्टिकल 43 जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में था ना, उसमें बात की गई है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लिविंग वेज की, यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जो बातें हैं वो हो गई सोशलिस्ट वाले में, और जो बातें गांधी जी से रिलेटेड हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो हमने यहाँ पे रखी हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे 43? टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। कॉटेज इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी है, या तो इंडिविजुअली कोई कर ले या कॉपरेशन बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं रूरल एरियाज़ में। इससे क्या होगा, जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उनका खुद की इनकम जनरेट होगी और नेशनल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो देखो 43 यहाँ पे कह रहा है कि इंडस्ट्री सेटअप करो रूरल एरियाज, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी। सेम 43 यहाँ पे कह रहा है कि लिविंग वेज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए। वेज यानी कि इनकम, कॉटेज इंडस्ट्री से भी इनकम ही आएगी, रिलेशन तो है ना। नेक्स्ट आर्टिकल 43B। 43 के बाद 43A आपने सोशलिस्ट में पढ़ा, यहाँ पे आ रहा है 43B। 43B कहता है टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वॉलेंट्री मतलब खुद ही फॉर्म करनी है और उनका ऑटोनमस फंक्शन होना चाहिए, अपने आप वो फंक्शन करें, काम करें, डेमोक्रेटिकली काम करें, कंट्रोल जो होगा वो डेमोक्रेटिकली होना चाहिए और अच्छे से प्रोफेशनल वे में मैनेजमेंट होनी चाहिए किनकी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। यानी कि आर्टिकल 43B बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। तो इसी आर्टिकल को बेस लेके अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद कराए थे सब, उसमें पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। इसी आर्टिकल को बेस लेकर ही तो उसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आर्टिकल 44 एंड 45 यहाँ पे नहीं है, वो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में मिलेगा। सीधे आर्टिकल 46 की बात करते हैं, जो कहता है टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। SC, STs और अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो भी हैं, OBCs हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट जो है वो आपको प्रमोट करना है और उनको किसी भी तरीके की इनजस्टिस से और एक्सप्लॉयटेशन से बचा के रखना है। इसी के रिगार्डिंग आप देखते हो रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी रिजर्वेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन मिलती है SC, STs और अदर वीकर सेक्शंस को। सेक्शंस भी एस्टैब्लिश हुई हैं SC, STs, OBCs से रिलेटेड। बेस क्या रहा है इस सब का, आर्टिकल 46। नेक्स्ट आर्टिकल 47 टू प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। रोकना है, प्रोहिबिट करना है, ख़त्म करना है ड्रिंक्स जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं, ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, इन सब की कंजप्शन जो है वो रोकनी है। गांधी जी गुजरात से थे, तभी आप देखते हो गुजरात को ड्राई स्टेट बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे लिकर बैन है। नेक्स्ट आर्टिकल 48 टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, काल्व्स एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड। जो काउ हैं, गाय माता है, काल्व्स हैं, उनकी स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए, उसको प्रोहिबिट करना है और उनकी ब्रीड को इम्प्रूव भी करना है। तो जब हम वाइट रेवोल्यूशन लाए थे जिससे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज की थी, उसमें क्या किया था, इन कैटल्स की ब्रीड ही तो इम्प्रूव कराई थी। आगे आ जाते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब इंटेलेक्चुअल बातें यहाँ पे की जाएंगी। आर्टिकल 44 टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यस, जो बहुत चर्चा में भी रहता है टॉपिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बात की गई है आर्टिकल 44 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये कि अगर मैरिज के लॉज एक पर्सन पे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे जो लग रहे हैं, बाकियों पे भी वही लगेंगे। मतलब पूरे देश में जितने भी सिटीजन्स रह रहे हैं, मैरिज के लॉज उन पे सेम होंगे, डिवोर्स के लॉज सेम होंगे, एडॉप्शन के लॉज सेम होंगे। आसान भाषा में इसको आप समझ लो यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्योंकि हमेशा न्यूज़ में रहता ही रहता है। आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 years। अर्ली चाइल्डहुड केयर आपको प्रोवाइड करनी है बच्चों को जब तक वो 6 साल के नहीं हो जाते। आर्टिकल 45 ये कहता है। और इसके बाद 6 से लेके 14 तक
बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कंपलसरी। ये कौन से आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 21A जो फंडामेंटल राइट्स में है, आप पढ़ के आए हो। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से ऐड हुआ था। नेक्स्ट आर्टिकल 46, 47 आप पढ़ चुके हो, तो 48 पे आते हैं। 48 कहता है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक टर्म्स। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी और एनिमल हस्बेंड्री जो जानवरों को पाला जाता है, ये हमने मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से डेवलप करना है। आर्टिकल 48 का जिक्र गांधीयन प्रिंसिपल्स में भी है। उसमें क्या कह रहे हैं कि स्लॉटरिंग जो है वो बैन करनी है, और यहाँ पे कह रहा है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है वो मॉडर्न एंड साइंटिफिक टर्म्स पे होनी चाहिए। अब आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बचा के रखना है, सुधारना है हमने अपने एनवायरनमेंट वातावरण को, और साथ ही साथ फॉरेस्ट भी बचा के रखने हैं, जंगल और वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीवन है उनको भी हमने बचा के रखना है। 48 में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। अब ये एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री रहते कहाँ हैं? एनवायरनमेंट में ही रहते हैं ना, वाइल्ड लाइफ में ही आ जाते हैं ना, इसलिए आप एसोसिएशन कर सकते हो 48 का 48A के साथ। नेक्स्ट आर्टिकल 49 टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। बचा के रखने हैं कोई भी प्लेस, ऑब्जेक्ट, मॉन्यूमेंट, कोई भी इमारत हो जिसकी कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होती है, आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस होती है, जो अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। रेड फोर्ट, ताजमहल, कुतुब मीनार, हवा महल, आमेर फोर्ट। अभी रिसेंटली 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शांति निकेतन बनी है, तो उसकी भी तो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रही है, नेशनल इम्पोर्टेंस रही है। तो इसी तरीके से हमको क्या करने हैं, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना है। इसको ऐसे याद रख लो, आर्टिकल 49, 9 मतलब नो, हिंदी में बोलते हैं ना नो, तो नो हार्म शुड बी प्रोवाइडेड टू मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 50, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना है। अब जैसे सेपरेशन की बात होगी यानी कि 50-50, तो आप ऐसे याद रख सकते हो आर्टिकल 50 सेपरेशन की बात करता है जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव वो जो लॉ को एग्जीक्यूट एनफोर्स करते हैं, और जुडिशरी में हमारे कोर्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 51 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। आर्टिकल 51 पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करने की बात करता है, या कौन सा आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन से डील करता है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और फ्रेंडली ऑनरेबल रिलेशंस जो है वो मेंटेन होने चाहिए नेशंस के बीच। अब ये देखो कुछ प्रोविजंस एडेड बाय वेरियस अमेंडमेंट्स। जैसे आपने आर्टिकल पढ़ा था ना 39A, 43A, ये कौन कौन सी अमेंडमेंट से आए हैं, क्योंकि बाद में ऐड हुए हैं, इसलिए ये और इनकी अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं। यहाँ पे भी कुछ आर्टिकल्स ऐड हुए हैं जो हैं आर्टिकल 39F। तो आर्टिकल कहता है अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये आर्टिकल ऐड हुआ है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अलावा आर्टिकल 39A, 43A एंड 48A। तो ये देखो 39A कहता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। देन 43A बात करता है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड 48A भी आ जाता है हमारे पास, दैट टॉक्स अबाउट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 4 प्रोविजंस 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड हो गए। नेक्स्ट 44th अमेंडमेंट 1978 से आर्टिकल 38 ऐड हुआ है। आर्टिकल 38 टॉक्स अबाउट टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, मिनिमाइज इनइक्वालिटी। वेलफेयर प्रमोट करनी है, इनइक्वालिटी कम करनी है। कैसे? इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है स्टेटस, इनकम एंड अपॉर्चुनिटी में। नेक्स्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002
इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड इट अ फंडामेंटल राइट। तो 45 में क्या था, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 6 ईयर्स ऑफ एज से, तो उसके आगे 6 to 14 ईयर्स, ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में आ गया। तो 86th अमेंडमेंट ने इसका सब्जेक्ट मैटर ही चेंज कर दिया, पहले ये फंडामेंटल राइट नहीं था, उसके बाद फंडामेंटल राइट हो गया। नेक्स्ट 97th अमेंडमेंट 2011 से ऐड हुआ है आर्टिकल 43B, जो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, मैनेजमेंट फॉर्मेशन कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो विद दिस वी आर डन विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।